स्टार्ट करते हैं। तो नाड़ी निरूपण में 3 प्रकार की नाड़ियाँ, त्रिविध नाड़ियाँ का वर्णन किया गया है। वैसे तो नाड़ियाँ जो होती हैं, नाड़ियाँ असंख्य बताई गई हैं। नाड़ियाँ कितनी होती हैं? असंख्य होती हैं। हमारे शरीर में यह व्याप्त होकर परस्पर संबंधित रूप से कार्य को निर्वहन करती हैं। हमारे शरीर में व्याप्त रहती हैं, परस्पर रूप से जो कार्य होता है उनका निर्वहन करती रहती हैं। ये नाड़ियाँ मन एवं कर्म शक्ति का वाहन करती हैं। ठीक है, शारीरिक और मानसिक, ऐसे आप रिलेट करके ध्यान रख लें। ये नाड़ियाँ मन और कर्म शक्ति का वाहन करती हैं। जल के सादृश्य मतलब जल के समान होती हैं और संपूर्ण शरीर में ऊर्ध्व अधो तिर्यक होकर सभी अंग प्रत्यंगों में व्याप्त रहती हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ आप लोगों को इतना बताया कि त्रिविध नाड़ियाँ, तो नाम से पता चल रहा है 3 नाड़ियाँ। वैसे तो नाड़ियाँ असंख्य होती हैं। कहाँ व्याप्त होती है? हमारे शरीर में व्याप्त होकर परस्पर संबंधित रूप से कार्य का निवारण करती हैं। नाड़ियाँ मन एवं कर्म शक्ति का वाहन करती हैं। जल के समान संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती हैं और ऊर्ध्व अधो तिर्यक होकर अंग प्रत्यंगों में व्याप्त होती हैं। अगर इनकी उत्पत्ति की बात की जाए, उत्पत्ति स्थान की, तो देखो 3 चीजें आप लिखोगे। लिंग मूल मेढ्र के ऊपर, ठीक है, मान लो ये लिंग मूल है और ये नाभि है, ठीक है। अब देखना, तो लिंग मूल मेढ्र के ऊपर, ऊपर नाभि के नीचे, नाभि के नीचे मतलब यहाँ बीच में, ठीक है। और यह कंद योनि में नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान माना गया है। तो आप बस ध्यान रखें इतना सा कि लिंग मूल अगर बोले तो उसके ऊपर बोले और नाभि बोले तो उसके नीचे बोले, और यह कंद योनि में नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान माना गया है। संख्या की बात की जाए तो संख्या देखिए, गोरख संहिता और शिव संहिता। गोरख संहिता में 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 72 मुख्य नाड़ियां होती हैं और 10 प्राणवाहिनी या प्रधान नाड़ियां होती हैं। तो 72,000 टोटल होती हैं, 72 मुख्य होती हैं और प्रधान 10 होती हैं गोरख संहिता में। जबकि शिव संहिता की बात की जाए, शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां होती हैं, 3.5 लाख नाड़ियां, जिसमें 14 प्रधान या प्रमुख नाड़ियां होती हैं। तो शिव संहिता में 14 नाड़ियां होती हैं और गोरख संहिता में 10 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। सभी नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, कोई भी हो, 72,000 हो या 3.5 लाख हो, इसे नहीं, 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, त्रिवेद नाड़ियां बोलते हैं। और परस्पर इन तीनों नाड़ियों का जहां मिलन होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो इस पेज पे हमने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया। नाड़ियां असंख्य होती हैं, हमारे शरीर में व्याप्त होकर परस्पर संबंधित रूप से शरीर का कार्यों का निवारण करती हैं, और नाड़ियां मन एवं कर्म शक्ति का वाहन करती हैं। जल के सदृश संपूर्ण शरीर में ऊर्ध्व अधो तिर्यक होकर अंग प्रत्यंगों में व्याप्त रहती हैं। इनके जो उत्पत्ति स्थान लिंग या मेढ्र के ऊपर, नाभि के नीचे या कंद योनि में नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान माना गया है। गोरख संहिता में 72,000 होती है, 72 मुख्य होते हैं, 10 प्रधान होती है। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां होती है, जबकि 14 प्रधान होती हैं। सभी 3 प्रकार की प्रमुख नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना होती हैं। इन्हें त्रिविध नाड़ियां भी बोलते हैं। परस्पर इनका जहां मिलन होता है उसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अब देखिए, जो ये है नाड़ी स्थान, उत्पन्न या उद्भव कहाँ से हुआ, समाप्त कहाँ हुई, प्रवाह कहाँ है, और गुण और देवता। तो इसका मैं थोड़ा सा ध्यान रखने का ट्रिक बताऊंगा। वैसे आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी ये आसान होगा, आपको भी ध्यान रहेगा। देखिए, ध्यान ऐसे रहेगा, पहले आपको नाड़ियां पता होनी चाहिए, तो आप पीस याद कर लें, ठीक है। पीस की स्पेलिंग जैसे मान लीजिए पी, पीस, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना, ठीक। जिनको नाम नहीं याद होता है उनके लिए, बाकी नाड़ियों के नाम तो हर किसी को याद रहते हैं। तो देखिए, बस इतना ध्यान देना है, ईड़ा जो है यमुना या वाम होती है, पिंगला नाड़ी
सरस्वती दक्षिण होती है और सुषुम्ना, ठीक है, ये मध्य होती है। ठीक, तो देखिए ये वाम है, ठीक है, तो मेरुदंड के बाहर, बस इतना सा ध्यान देना है। और ये दक्षिण जो है मेरुदंड के बाहर, दोनों मेरुदंड के बाहर होती हैं, जबकि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो मेरुदंड के मध्य होती है। तो बस इतना ध्यान देना है कि सुषुम्ना जो है वो मध्य है, बाकी दोनों मेरुदंड के बाहर है। स्थान आपको क्लियर हो गया। अब देखिए वाम है तो नाभि कंद के वाम मतलब बाईं ओर उत्पन्न होगी। कहाँ होगी? बाईं ओर उत्पन्न होगी। अब ये दक्षिण है तो नाभि कंद के दक्षिण ओर उत्पन्न होगी। और ये सुषुम्ना कहाँ है? मध्य में है, तो नाभि कंद के मध्य में उत्पन्न या उद्भव होगी। तो उत्पत्ति अब हर किसी को क्लियर होगा कि वाम है तो नाभि कंद के बाईं ओर से उत्पन्न, दक्षिण है तो नाभि कंद के दाईं ओर से उत्पन्न, और मध्य है तो नाभि कंद के मध्य में उत्पन्न। अब देखो समाप्ति कहाँ होती है, तो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखो बाएं नासारंध्र पर समाप्त होती है, वाम है इसलिए बाएं तरफ, लेफ्ट है ना, वाम लेफ्ट, तो बाएं नासारंध्र तरफ। ये दक्षिण है, राइट है, तो दाएं नासारंध्र तरफ। और ये मध्य है तो ब्रह्मरंध्र प्रयत्न तक जाकर समाप्त होती है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है तो वहाँ पे बस इतना सा कन्फ्यूज़न है, जहाँ ये बाएं नासारंध्र पे ख़त्म हो रही है, उसमें बहुत सारी बुक में लिखा है दाएं तरफ, तो उसमें बस लिखा है उत्पन्न बाएं तरफ से होती है तो ख़त्म दाएं तरफ होती है, और ख़त्म, और अगर इधर ये वाली दाएं तरफ से अगर स्टार्ट होती है तो ये बाएं तरफ ख़त्म होती है। बस इतना सा कन्फ्यूजन है बहुत सारी बुक में। जो हमने समगंडी वाली बुक पढ़ी है संस्कृत की, उसमें यही लिखा है एग्जैक्ट, तो वही मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बस इतना सा ध्यान रखें कि अगर नाभि कंद के बाईं ओर से उत्पन्न हुआ है तो समाप्त भी बाएं नासारंध्र तरफ ही होगी। ठीक है, देखो जो ईड़ा है वो नीचे की ओर प्रवाह करेगी, पिंगला है जो ऊपर की ओर प्रवाह करेगी। ये 60 चक्रों में इनका प्रवाह होगा। गुण की बात करें तो नीचे से लिख लेना, सत्व रज तम। ठीक है, देवता की बात की जाए तो ईड़ा के चंद्रमा देवता होते हैं, पिंगला के सूर्य देवता होते हैं, और सुषुम्ना के अग्नि देवता होते हैं। तो हमने जो ध्यान रखने का आपको तरीका बताया है बस वो इतना सा है। कैसे? आपको ये नाड़ियाँ याद रखनी हैं कि ईड़ा, फिर पिंगला, फिर सुषुम्ना, फिर स्थान दोनों बाहर हैं और एक मध्य है, और ये वाम है तो नाभि कंद के, बस इतना ध्यान रखना है, नाभि कंद के बाईं ओर से स्टार्ट हुआ, ये नाभि कंद के दाईं ओर से स्टार्ट हुआ तो ये बाएं नासारंध्र तरफ समाप्त हुआ, तो ये दाएं नासारंध्र तरफ समाप्त हुआ। ये मध्य से मेरुदंड के मध्य में है तो ये नाभि कंद के मध्य से है और ब्रह्मरंध्र पे जाके समाप्त हो गई। और ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ये 60 चक्रों में प्रवाह करी, नीचे से सत्व रज तम, और इधर अग्नि सूर्य चंद्रमा। बस लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ, चार्ट फॉर्म में आप एग्जाम में लिखें, 5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग तो होता नहीं है। किसी के साथ कंबाइंड आए तो आ जाए, तो 5 नंबर भर का कंटेंट लिखने का भर का बहुत है।